देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से, जिसमें भारत ने गलवान घाटी पर चीन के दुष्प्रचार पर करारा पलटवार किया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान घाटी को लेकर दोनों देशों की स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है और भारत शुरू से गलवान घाटी की पेट्रोलिंग कर रहा है। चीन मई 2020 से ही भारत की पेट्रोलिंग में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहा है। एलएसी के पार भारत ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया है और गलवान को लेकर चीन का दावा सरासर गलत है। आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से यह स्पष्टीकरण, यह बड़ा बयान सामने आया है। मई 2020 से ही चीन लगातार हमारी पेट्रोलिंग में बाधा डाल रहा है। गलवान घाटी पर स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट। इस वक्त मेरी सहयोगी गीता मोहन जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, जब विदेश मंत्रालय ये साफ कर दे कि गलवान घाटी पर जो दावा चीन कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है, भ्रामक है, क्या चीन जो अफवाह फैला रहा है और लगातार अपनी सरकारी मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा रच रहा है, अब वो सिरे से खारिज हो जाता है? कम से कम ये बड़ा बयान देश के विदेश मंत्रालय का। जी बिल्कुल चित्रा, एक तरफ जो आप देख रहे हैं, जो चीन कर रहा है वो बस मीडिया के द्वारा नहीं कर रहा। इस बारी एक कदम आगे जाकर, जो पहले कभी नहीं होता था, चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन खुद ट्वीट करते हुए गलवान घाटी को क्लेम कर रहे हैं। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि चीन ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पे और जो स्टेटमेंट है उसमें गलवान घाटी को क्लेम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आया है उससे साफ कर दिया है भारत ने कि गलवान घाटी हमेशा भारत का हिस्सा था। फिंगर 8 तक भारत ने हमेशा अपना क्लेम दर्ज किया है और गलवान घाटी में पेट्रोलिंग बड़े नॉर्मल और इजी तरीके से हमारे फोर्सेस करते थे। जो भी रोक टोक हुआ वो चीन के तरफ से हुआ, मई से शुरू हुआ था। और जो प्रधानमंत्री ने कल कहा वो बस ये था, साफ कर दिया था कि जो रोक टोक चीन कर रहा था उसी के जवाब में झड़प हुई, जहां पे हमारे जवान शहीद हुए। और लेकिन जो गलवान घाटी का क्लेम है उसको भारत गिव अप नहीं कर रहा। बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि एलएसी को लेकर जो दावा चीन की ओर से किया जा रहा है और खासतौर से गलवान घाटी, देखिए गलवान घाटी का ये पूरा का पूरा एरिया भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान का गलवान घाटी था, है और रहेगा। 1962 में भी चीन की ओर से गलवान घाटी को लेकर इसी तरह की हिमाकत की गई थी, लेकिन उस समय भी यहां पर तिरंगा लहराया था, फहराया गया था। और अब एक बार फिर से चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है भारत की सरकार ने। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कह दिया है कि गलवान पर चीन का जो दावा है वो पूरी तरह से गलत है, भ्रामक है। वहीं चीन सरहद पर अपनी फौज के साथ आधमका है। हमारी फौज पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे जवानों की शहादत के बाद जमीन पर भी तनाव है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चीन ने एलएसी के पास कोई घुसपैठ नहीं की है। ऐसे में राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर कोई तनाव नहीं है तो 20 जवानों की शहादत कैसे हो गई? अप्रैल महीने से लेकर अब तक दोनों तरफ फौजें डेरा डाले क्यों खड़ी हुई हैं? इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया और कहा गया कि भिड़ंत तब हुई जब चीन एलएसी के पास निर्माण कार्य में लगा हुआ था। यह रिपोर्ट देखिए। चीन पर सर्वदलीय बैठक खत्म हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसे में लेते हुए बड़ा बयान जारी किया, जिसका मर्म था कि एलएसी में चीन की सेना ने हमारी धरती पर कब्जा नहीं किया। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन प्रधानमंत्री के दावे पर कांग्रेस ने ताबड़तोड़ सवाल दागे। सबसे पहले राहुल गांधी ने पूछा, पीएम ने सरेंडर कर दिया, अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवान क्यों शहीद हुए? आखिर उन्हें किस जगह मारा गया? प्रधानमंत्री के दावे पर अगला सवाल पी चिदंबरम ने उठाया। चिदंबरम ने कहा, प्रधानमंत्री का बयान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयानों से बिल्कुल अलग है। और दूसरा ये कि अगर कोई विवाद नहीं था तो दोनों देशों के कमांडर किस विषय पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे? क्यों सेना के 20 जवान शहीद हुए? Once the Indian Prime Minister makes the statement that there are no Chinese on Indian territory,
he has to define what Indian territory is. That's why we've asked a pointed question. Now that China is claiming the entire Galwan Valley, do you reject this claim or not? If the government of India does not reject the claim of the Chinese today, they can't wait for another year. The claim was made yesterday. If they don't reject the claim today, I think it will have terrible consequences. सवाल उठने शुरू हुए तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के कल के बयान पर 2 पन्नों की सफाई सामने आई, जिसमें सर्वदलीय बैठक के बाद औपचारिक बयान जारी किया गया। भारत एलएसी पर किसी तरह की घुसपैठ का माकूल जवाब देगा। 15 जून की रात की घटना तब घटी जब चीन की फौज एलएसी के बिल्कुल पास निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। हमारे जवानों की बहादुरी की वजह से एलएसी पर चीन की साजिश नाकाम हो गई। इन सब के बीच सियासी वार पलटवार भी चरम पर है। राहुल के सवालों पर अमित शाह ने वीडियो शेयर करते हुए मोर्चा खोला। ट्वीट पर लिखा, एक बहादुर जवान के पिता बोल रहे हैं और उनके पास राहुल गांधी के लिए एक बहुत स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को भी ओछी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्रीय हित के साथ एकजुटता में खड़े होना चाहिए। सरहद पर तनातनी तो दिल्ली में सियासी गहमा-गहमी। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो चीन के खिलाफ सरकार के साथ हैं, लेकिन नाकामी पर सवाल फिर भी जारी रहेगा। वहीं सरकार का आरोप है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की चालबाजी जारी, लेकिन देश में सियासत भी उसी रफ्तार से ही जारी। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन हमारी वायुसेना जिसे आज भी हुंकार भरी है। हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड में वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया ने कहा कि किसी भी एक्शन के लिए हम तैयार हैं। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 123 नए जाबाज अफसर हिंदुस्तान को मिले हैं आज। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वायुसेना प्रमुख की ओर से ये बातें कही गई। पासिंग आउट परेड की भी तस्वीर आपके सामने है और 19 महिला ऑफिसर भी आज शामिल हुए हैं भारतीय वायुसेना में। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. वायुसेना प्रमुख देश के लोगों को यह भरोसा दिलाते हुए कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। उधर चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत की तैयारी लगातार आप देख रहे हैं। लद्दाख में फाइटर प्लेन और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैनाती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है आज तक संवाददाता श्वेता सिंह, सीधे लद्दाख से। देखिए, भारतीय वायुसेना का ये गश्त आप आसमान में बार बार देख सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से भारत ने अपनी फोर्सेस को तैनात किया है और हमारी एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी शक्ति इस सेक्टर में वो ये कि अगर सिर्फ इस स्ट्रेच को हम एलएसी के ले लें तो कम से कम 8 ऐसे एयर बेसेस हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं, जबकि चीन की तरफ से ऐसा नहीं है। चीन की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में उनकी फौज को, उनके एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं है। यहां पर हर तरह के विमान रखे गए हैं, फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात हैं, चाहे हमारे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या फिर चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हो। Su-30 की उड़ान तो हम लगातार यहां पर देख ही रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड करके पहले ही कारनामा किया है और इसीलिए दुश्मन के दिल इन सारी चीजों को देखकर वैसे ही हिलते हैं। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए कहा कि वो चट्टान की तरह डटे रहे और दुश्मन को करारा जवाब देकर आए। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। देश की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हुए अब दूसरी अहम खबरों का हम रुख करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली सरकार के बीच कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर मचा हुआ घमासान अब खत्म हो गया। एलजी ने अपना वो फैसला वापस ले लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना मरीज को कम से कम 5 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य होगा। तो दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का प्रतिरोध खत्म हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना संक्रमितों को 5 दिन तक सरकारी क्वारंटीन में रखने वाला अपना फैसला वापस ले लिया। उन्होंने ट्वीट किया, सिर्फ वो कोरोना मरीज जिनके पास घर में आइसोलेट होने की सुविधा नहीं है, उन्हें सरकारी आइसोलेशन सेंटर जाना जरूरी होगा। बिना सोचे समझे आनंद फानन ने एक तुगलकी फरमान दे दिया कि आपको लक्षण ना भी हो तो भी आप घर पे नहीं रहोगे, आपको पकड़ के एक काल कोठरी में क्वारंटीन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा। अब यदि आईसीएमआर की खुद की गाइडलाइंस के विरोध में ये है, तमाम डॉक्टरों की एडवाइस के विरोध में ये फैसला जाता है, तो इस फैसले को तो पुनर्विचार करके वापस लेना ही था। आपको बता दें कि इसके पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया था कि दिल्ली में हर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को 5 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। क्वारंटीन सेंटर में रहने के बाद अगर मरीज में लक्षण नहीं दिखा तो उसे घर में क्वारंटीन किया जाएगा। मरीज में अगर लक्षण दिखते हैं तो क्वारंटीन सेंटर या अस्पताल भेजा जाएगा। उपराज्यपाल का यह आदेश दिल्ली सरकार को खटक गया था। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के फैसले पर विरोध जताया था और दिल्ली सरकार ने विरोध क्यों किया था वो भी एक बार सुन लीजिए। दिल्ली में इतने सारे लोग, करीब 10,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त होम क्वारंटीन हैं और जो नए केसेस आ रहे हैं हम उनको भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको बीमारी नहीं है और आपको अगर कोई बुखार नहीं है, किसी तरह के सिम्टम्स नहीं है, तो आप होम क्वारंटीन रखिए। सारी दुनिया में यही प्रैक्टिस चल रही है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस यही कह रही हैं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आप घर में रहिए, आइसोलेशन में रहिए अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं। तो वैसे में उपराज्यपाल महोदय का ये केंद्र के दबाव में जो फैसला आया है, मुझे लगता है ये गलत है और इससे दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। दिल्ली सरकार के सवालों को उपराज्यपाल ने सुना और आखिरकार उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। बेहतर यही था कि कोरोना के खिलाफ जंग में आपसी लड़ाई छोड़नी होगी और कोरोना को हराने के सारे जतन करने होंगे, तभी बचेगी दिल्ली। आज तक ब्यूरो। तो इलाज को लेकर राजधानी दिल्ली में जोरदार सियासत जारी थी, लेकिन मामला क्या यहीं से खत्म होता हुआ अब नजर आ रहा है? सीधे रुक कर लेते हैं। अंकित त्यागी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, एलजी ने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया, वजह क्या रही पीछे इसके?
देखिए, पुरजोर विरोध था दिल्ली सरकार का इस पे, और उसके साथ साथ उनको ये भी समझाया गया फिगर्स और फैक्ट्स के साथ कि दिल्ली का जो चिकित्सा व्यवस्था का सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा अगर सभी लोगों को मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाए। दिल्ली के पास, अगर सिर्फ हम कल की बात करें, तो दिल्ली के पास 10,114 लोग हैं जो होम क्वारंटीन में हैं, और कुल मिला के हॉस्पिटल, कोविड सेंटर, केयर सेंटर और हेल्थ सेंटर में मिला के बेड देखे जाए तो वो 10,000 के आसपास है। ऑलरेडी अगर सभी लोगों को डाल दिया जाए तो कल से जो मरीज आएंगे उनको कहां रखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी डर था कि बहुत सारे लोग इससे डर कर टेस्टिंग नहीं कराएंगे, वो टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आएंगे, और ये पता नहीं चल पाएगा कि दिल्ली में कहां पर किस तरीके से ये पूरा जो कोरोना वायरस का जो मार है वो बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि पिछले कई दिनों में दिल्ली में 2,000 से ज्यादा केसेस रोज आ रहे हैं। केजरीवाल सरकार और अमित शाह इस समय जो होम मिनिस्टर हैं वो इस पे तत्पर लगे हुए हैं चीजों को कंट्रोल करने के लिए। नए बेड बनाए जा रहे हैं, होटल्स को, क्वारंटीन सेंटर को और बड़े से बढ़ाया जा रहा है। तो क्या उन सब सुविधाओं को सिर्फ उनके लिए रखा जाए जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है, या वहां पर बर्डन और बढ़ाया जाए सरकारी व्यवस्थाओं पर जहां पर जो लोग घर पे रह के ठीक हो सकते हैं? उसी को शायद मद्देनजर रखते हुए एलजी साहब ने भी अपना डिसीजन वापस ले लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद यही कि दिल्ली के हित को ध्यान में रखते हुए, चाहे एलजी हो, दिल्ली सरकार हो, वो कोई भी फैसला ले, कम से कम एक सहमति जरूर बने। फिलहाल जो एलजी साहब की ओर से फैसला लिया गया था उसको उन्होंने वापस ले लिया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से भी इसका स्वागत किया गया है। आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज एक बड़ी पाकिस्तानी साजिश बेनकाब हो गई। सरहद के उस पार से एक ड्रोन के जरिए ऑटोमेटिक कार्बाइन, रेडियो सिग्नल रिसीवर और गोला बारूद इस पार भेजा जा रहा था, लेकिन बीएसएफ ने इस पाकिस्तानी खिलौने को पहले ही लपक लिया। हिंदुस्तान की सरहदों पर पाकिस्तान और चीन की मिलीजुली साजिश का इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता। ड्रोन चीन का, इसमें रखा बारूद भी चीन का, लेकिन भारतीय सरहद पर पकड़ा गया ये ड्रोन उड़ा था पाकिस्तान की जमीन से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुबह करीब 5 बजे आसमान से आई घरघराहट सुनकर बीएसएफ जवानों के कान खड़े हो गए। पेट्रोल पार्टी ने जब तलाश शुरू की तो बॉर्डर के दूसरी ओर से इस तरफ उड़ता हुआ ये ड्रोन दिखाई दिया। जवानों ने बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूकों का निशाना इस ड्रोन की तरफ कर दिया और ये खिलौना परकटे पंछी की तरह नीचे खेतों में आ गिरा। जब ये 250-300 गज अंदर आ गया तो करीब 150 से 200 फुट की हाइट के ऊपर ये फ्लाई कर रहा था, तो नीचे से हमारी पार्टी ने फायर किया इसके ऊपर और इसको मार गिराया। कब्जे में लेने के बाद जब बीएसएफ की टेक्निकल टीम ने ड्रोन की पड़ताल शुरू की तो साजिश की परत खुलनी शुरू हुई। ड्रोन अकेला नहीं था, ये अपने साथ क्या क्या लेकर आया था ये देखिए। एक कार्बाइन, 60 राउंड कारतूस, 2 मैगजीन, 7 ग्रेनेड, वो भी मेड इन चाइना, एक रेडियो सिग्नल रिसीवर। और साजिश के इस बारूद की होम डिलीवरी भारत में पाकिस्तान के गुर्गों के लिए थी, लेकिन पाकिस्तानी डिलीवरी बॉय को बीएसएफ ने बीच रास्ते में ही रोक लिया। ये हेक्साकॉप्टर में ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो चाइनीज़ मेड हैं और इसके साथ में एक विंच सिस्टम लगा हुआ है जिससे ये जो पेलोड था, वेपन और ग्रेनेड्स, इसको डाउनलोड करने में एक मैकेनिज्म होता है और जिससे कि जो इस साइड में रिसीव करने वाला आदमी है वो उसको डिस्कनेक्ट करके कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद में हेक्साकॉप्टर जो है वो वापस पाकिस्तान टेरिटरी में चले जाना था। ड्रोन के टारगेट और दिशा के हिसाब से बीएसएफ का अनुमान है कि इसे रिसीव करने वाला पाकिस्तानी गुर्गा आसपास 1.5 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। इसकी तलाश शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द उसे ढूंढ निकाला जाएगा। लेकिन सरहदी साजिश में चीन और पाकिस्तान की ये मिलीजुली कदमताल साफ इशारा है कि एलएसी से एलओसी तक जो भी हो रहा है वो अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह बुना हुआ। कठुआ से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। इधर सरहद पार से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बारूद भेजने की साजिश कर रहा है, वहीं उसकी फौजें सरहद पर लगातार गोलाबारी कर रही हैं।
पिछले कुछ दिनों से एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं तेज हो गई हैं। आज भी बारामूला में 3 जगहों पर गोलाबारी हुई। साथ ही कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। बारामूला के उरी में पाकिस्तानी गोलाबारी में कयाम नागरिक बुरी तरह से जख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उधर दुनिया भर में कल मनाया जाएगा 6ठा इंटरनेशनल योग दिवस। कई शहरों में इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। लोग इंटरनेशनल योग दिवस मनाने से पहले योगा की जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिल्ली, वडोदरा और बीच में बाबा रामदेव को आप देख रहे हैं। कोरोना के संकट काल में जिस तरह से योग को सभी ने अपनाया है, इसके अलावा विदेशों से भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हिंदुस्तान की ये वो कौन सी ताकत है जिससे लोग स्वस्थ होते हैं। आप देख रहे हैं कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रैक्टिस अलग अलग जगहों पर हो रही है। इसी के साथ देश तक में भी के लिए बस इतना ही। खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए आज तक।